Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं हूं शकील खान। एमपी तक में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवास में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक जोशी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा था और विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं कांग्रेस से। दीपक भैया, आपका एमपी तक में बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार। आज मध्य प्रदेश की 8 जो लोकसभा सीट है, खास करके देवास भी उसमें शामिल है, और चौथे चरण का जो चुनाव हो रहा है, किस रूप में देखते हैं आप इसे? किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? शकील भाई, हम तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में निवास करते हैं। बड़ी गौरव की बात है। बहुत शांतिपूर्वक यहाँ मतदान होता है और सत्ता का परिवर्तन होता है। दुनिया ने देखा, और दुनिया शायद भारत को, लोकतंत्र को इसलिए आश्चर्य की नज़र से देखती कि बिना देश के चुनाव संपन्न होते हैं। मैं तो पैदा ही हुआ था तब से चुनाव देखता आ रहा हूँ। मैं खुद 5 चुनाव लड़ चुका हूँ। राजनीतिक परिवार से होने के कारण बहुत छोटे छोटे बड़े बड़े चुनाव देखे, लेकिन लगता है पहला चुनाव है जिसमें मुद्दे क्या हैं यही पार्टी स्पष्ट नहीं कर पाई। एक भ्रम का जाल जो बुना गया देश की जनता के सामने, वो तो 1.5 महीने में ये नहीं है तो ये ले लो, ये नहीं तो ये कर लो, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लो। जिस प्रकार तेज़ी से राजनीतिक दलों ने, मैं तो स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, एक जो अपनी नीति और सिद्धांतों को परिवर्तित करके चुनाव जीतने का जो प्रयत्न किया, उससे मुझे लगता है देश की जनता कहीं ना कहीं आज बड़ी पैसे पक्ष में है। अच्छे लोगों का ये कहना है कि राजनीति में हम वोट डालने जाए तो किसको जाए, क्यों जाए, और इसी का परिणाम आपने देखा कि पहले 2 चरणों में मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा, क्योंकि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था, राजनीतिक संगठन के लोगों में उत्साह नहीं था, और उसका मूल परिणाम देखने को आया। जहाँ तक मैं चूँकि आज कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, इस नाते से मैं यही कह सकता हूँ कि जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसने जिस प्रकार से एक लोकतांत्रिक देश में भय के साथ साथ कहा भी जा सकता है कि एक अराजकता का माहौल बना दिया, उसके कारण वोटर कहीं ना कहीं डरा हुआ था, सहमा हुआ था। उसकी प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से आती नहीं थी। नहीं तो वोट डालने के बाद भले ही हम जनसंघ के हुआ करते थे, हमें 10 वोट मिलते थे, लेकिन हमारा कार्यकर्ता चिल्लाते हुए निकलता था। आज कोई कार्यकर्ता में उत्साह, वोटर में उत्साह देखने को नहीं मिलता। ये ज़रूर कह सकते कि वोट डालना एक प्रक्रिया है, उसके तहत मतदाता भाग ले रहा, लेकिन ये भारतीय लोकतंत्र के लिए कतई अच्छी बात नहीं है। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है, चौथे चरण का आज मतदान हो रहा है, किन मुद्दों को लेकर देश आगे बढ़ रहा है? देखिए, स्पष्ट रूप से 400 पार 400 पार 400 पार सत्ता तो आई जाएगी, कैसे भी लाएंगे, किस प्रकार भी लाएंगे। जोड़ तोड़ का जो एक घृणित रूप देखने में आया कि आपने 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में भेज दिया, उसके बाद आप पार्टी के जो वरिष्ठ नेता उनको अंदर कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके, अपनी पार्टी में लेकर उनको टिकट देकर चुनाव लड़वा रहे हैं। तो एक तरफ साफ सुथरा और दूसरी तरफ दूसरा चेहरा जब एक ही पार्टी दिखाती है और कहती है कि हम तो 400 पार 400 पार 400 पार, और लोगों के बीच ये मैसेज जा रहा है कि 400 पार 400 पार, तो मुझे लगता है कि पहले और दूसरे दौर की मतदान, मैं तो तीसरे दौर की भी कह सकता हूँ, तीनों की जो मतदान हुआ, उस मतदान को देखने के बाद बीजेपी आज की तारीख में 300 प्लस भी नहीं हो सकती। एनडीए की सरकार बनेगी कि नहीं बनी, यह संशय की स्थिति पूरे देश में हो गई है। एनडीए की सरकार बनेगी या ना बनेगी, ये संशय का विषय है। लेकिन मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में से छिंदवाड़ा और राजगढ़ दो ऐसी लोकसभा सीट थी जहां पर आप खुद प्रचार प्रसार करने गए। छिंदवाड़ा में नकुल नाथ के लिए प्रचार किया, राजगढ़ आए तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के लिए प्रचार किया। क्या स्थिति है छिंदवाड़ा और राजगढ़ में? देखिए, छिंदवाड़ा मानी कमलनाथ जी की कर्मभूमि है। 45 साल से वहाँ राजनीति कर रहे हैं। उनकी पकड़ सीधी जनता के साथ है। जनता सीधी कमलनाथ जी को पसंद करती, पार्टी वहाँ एक गौण विषय हो जाता। तो कमलनाथ जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि वो कमलनाथ जी का व्यक्तित्व चुनाव जीत रहा है, ये मैंने देखा है। मैं बहुत से गाँव में गया, सामाजिक गाँव में गया, तो वहाँ लोग कमलनाथ जी को एक अलग तरीके की नज़र से देखते हैं, और कमलनाथ जी का उनका साथ, उनका कहना कि हमारा उनका साथ बना रहे, इसलिए हम नकुलनाथ जी के साथ हैं। दिग्विजय सिंह जी का राजगढ़ क्षेत्र भी कहोगे इसी स्थिति में है, क्योंकि वो तो बीजेपी जनसंघ का गढ़ रहा है। वहाँ जनसंघ से बाहर से आके, बॉम्बे से आके कैंडिडेट चुनाव जीत के गए हैं। लेकिन आज जो स्थिति है वहाँ भी राजगढ़ में भी
दिग्विजय सिंह जी के प्रति एक बहुत बड़ा सम्मान है। और दूसरा, वहाँ के लोगों को लगता है कि उनका अंतिम चुनाव है, तो हम उनको अंतिम चुनाव के समय अच्छे मतों से जिता के भेजें, तो दोनों सीटें कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, यदि बात की जाए तो ओवरऑल मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट की, मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस को 29 में से कितनी? देखिए, कांग्रेस को जहाँ तक सीटों का मामला है, कांग्रेस थोड़ी सी 3 कारणों से पिछड़ी है। कांग्रेस को जो मुद्दे उठाना था वो मुद्दे समय रहते नहीं उठा पाया। दूसरा, कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन में थोड़ी सी देरी करी। और तीसरा, जो कांग्रेस ने कहा था कि हम अपने कद्दावर नेताओं को चुनाव लड़ाएंगे, उसमें कुछ नेता बच निकले। इन 3 कारणों से चुनाव प्रभावित हुआ, नहीं तो ये चुनाव कमोबेश 2009 से भी अच्छी स्थिति में कांग्रेस जीतती। लेकिन वर्तमान में मैं इस जहाँ तक मुझे परिदृश्य दिख रहा है, उसमें अगर हम छिंदवाड़ा और माननीय दिग्विजय सिंह जी वाली सीट राजगढ़ की बात करें, दोनों के साथ साथ सीधी जहाँ कमलेश्वर पटेल जी का मुकाबला था, त्रिकोणीय मुकाबला था, त्रिकोणीय मुकाबले में उनकी स्थिति ठीक रही। सतना हमारे लिए काफ़ी अनुकूल रही। सतना के बाद मंडला सीट पर चूँकि ओमकार सिंह मरकाम लड़ रहे हैं और वो विधानसभा चुनाव में भी जीते, फग्गन सिंह जी विधानसभा में हारे, ऐसे दृष्टिकोण में ये सीट भी हमारे पास आ सकती है। इधर अगर हम आ जाएँ तो धार, खरगोन और झाबुआ में कांतिलाल जी बहुत कद्दावर नेता है और उनकी शुरू से पकड़ रही है, तो इस आधार पर वो तो निश्चित रूप से जीतेगी। लेकिन धार और खरगोन सीट कांटे की टक्कर है। लेकिन आज 2-3 दिन में मुझे सूचना ये आ रही है कि उज्जैन सीट पर भी फेरबदल हो सकता है, क्योंकि भाजपा के जो चेहरे हैं वो पुराने हैं और उन पुराने चेहरों से लोगों को लगता है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई दशा दिशा नहीं दी इस हमारे क्षेत्र को सुधारने में, तो कहीं ना कहीं जनता का मैंडेट उनके खिलाफ जा सकता है। एक होशंगाबाद सीट का भी कहा जाता है कि वो भी बड़ी पैच में फंसी हुई है, तो होशंगाबाद सीट से भी हो सकता है संजय शर्मा जी चुनाव निकाल लें। यानी आपके हिसाब से कितनी सीटें कम से कम 5, अधिक से अधिक 10 या 11 पर पहुँच सकती है। कम से कम 5 सीटें और अधिक से अधिक 10 से 11 आप दे रहे हैं। क्या लग रहा है आपको भैया, जिस गति से चुनाव आगे बढ़ रहा है और आपने स्वीकारा कि कांग्रेस कुछ मुद्दों पे जो है वो विफल रही है, कमज़ोर साबित हुई है, बड़ी बेबाकी से आपने अपनी बात रखी कि कांग्रेस मुद्दे उठाने में विफल रही या कमज़ोर साबित हुई, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, अगर अपनी टीम कमज़ोर है तो कमज़ोर कहने में उसे क्या दिक्कत है, क्योंकि अभी तो ये चुनाव जो था वो शुरू हो चुका था। चुनाव के बाद हमारे यहाँ अध्यक्ष का परिवर्तन हुआ। अध्यक्ष ने मेहनत बहुत करी, काफ़ी उन्होंने प्रयत्न किया अपने हिसाब से। एक तरह से बीजेपी ने जो माहौल बनाया उससे एक भगदड़ बची, उसमें भी हमारा कार्यकर्ता थोड़ा सा हतोत्साहित हुआ। लेकिन हतोत्साहित कार्यकर्ताओं को जान भरने का काम भी इस तरह के संगठन ने किया। और जिस प्रकार का कृत्य इंदौर में हुआ वो तो मेरे ख्याल से इस राजनीति के लिए बहुत ठीक नहीं है। तो स्वयं सुमित्रा महाजन जी जो 9 बार वहाँ से सांसद रही, उन्होंने इस चीज़ को स्वीकारा कि ये राजनीति में इस प्रकार के कृत्य नहीं होना चाहिए। और मैं तो आज ये कह सकता हूँ कि बीजेपी जनसंघ, मैं तो खुद उस पार्टी से आया हूँ। अभी कल ही मैं पत्रिका में पढ़ रहा था जिसमें दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं, हो सकता है प्रत्याशी ठीक नहीं हो जिस पार्टी में आप हो, उसको या तो पार्टी के संगठन ने ज़बरदस्ती थोप दिया पार्टी के द्वारा, अगर वो गलत है तो आप पार्टी के कार्यकर्ता होने के बाद भी उसे हराएं। इतनी बेबाकी उस समय राजनीति में हुआ करती थी। ये बेबाकी हमको लाना पड़ेगी। जब तक हम ये बेबाकी नहीं लाएंगे तब तक ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारी धरोहर न बन जाए। इसके लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए। भैया, एक और अहम सवाल की विदिशा संसदीय क्षेत्र की खातेगांव विधानसभा सीट जो कि आपकी कर्मभूमि रही है, विधानसभा चुनाव आपने कांग्रेस से लड़ा है, वहाँ से भाजपा प्रत्याशी है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, आपके और उनके मतभेद जग जाहिर हो चुके हैं। क्या लगता है आपको, खातेगांव में अब की बार क्या लीड ले पाएगी भाजपा? नहीं, देखिए, खातेगांव जो विधानसभा है वो वहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी है शिवराज सिंह जी चौहान, उनका क्षेत्र बुधनी लगा हुआ है, तो खातेगांव की नज़दीकियों को बहुत नज़दीक से वो जानते समझते हैं। लेकिन मुझे लगता है, तो मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस संगठन में कुछ कारण रहते हैं। मैं स्वयं वहाँ इसलिए दूरी बना के रहा कि मेरे चुनाव के जो अनुभव थे उस आधार पर मुझे लगता कि अगर मैं मैदान में उतरा तो कि कांग्रेस में विभाजन की स्थिति ना बने, इसलिए मैंने थोड़ा सा अपने आप को सिमटा कर दूसरे क्षेत्रों में समेट दिया। लेकिन वहाँ पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काम किया उस आधार पे मैं इतना कह सकता हूँ कि सम्मानीय सुषमा स्वराज जी ने जो लीड ली थी उससे लीड निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान को कम होगी। और क्या लग रहा है, इंडिया महागठबंधन कितनी चुनौती दे पाएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन अपने आप में इसलिए बहुत ही मजबूत है क्योंकि तमिलनाडु में स्टालिन और उनकी जो पकड़ है सरकार की बहुत मजबूत है।
ममता बनर्जी को तो सब देख रहे हैं कि आज भी उधार मारती है, तो वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं मजबूत है। उत्तर प्रदेश और बिहार का परिदृश्य दोनों तेजस्वी यादव जी और अखिलेश यादव जी के इर्द गिर्द घूमता है, और उनको रोकने के लिए ही जितने हथकंडे अपनाए जा सकते थे वो हथकंडे अपनाने का इन्होंने प्रयास किया। तो वहाँ भी स्थिति बहुत हद तक ठीक है। इनका एक बहुत अच्छा सहयोगी बीजू जनता दल आज इनसे अलग होकर लड़ रहा है। महाराष्ट्र का रिजल्ट जरूर निश्चित रूप से चौंकाने वाला होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में कहा जाता है कि आधे से ज़्यादा पार्टियां इन्होंने तोड़ के, शिवसेना तोड़ दी, फिर एनसीपी तोड़ी, फिर कांग्रेस तोड़ी, और ऐसे चेहरे जो जनता में नकार दिए गए थे, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप इन्होंने लगाए। खुद मोदी जी चिल्ला के जैसे अजित पवार के बारे में बोल रहे थे, उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया। अशोक चौहान जो आदर्श घोटाले में जेल गए थे, आज वो राज्यसभा के सांसद है बीजेपी से। तो एक तरीके से सारा जो प्रोपेगेंडा प्रपंच करने के बाद भी महाराष्ट्र की स्थिति भी लगभग क्लियर है कि वो वहाँ भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अच्छी स्थिति में जाएगा। तो ऐसे दृष्टिकोण में हिंदी बेल्ट जहाँ से इनको सबसे मजबूती मिली थी, उसमें चाहे हम हरियाणा का कह दें, चाहे आज की तारीख में हम उत्तर प्रदेश का कह दें, बिहार का कह दें, दिल्ली का कह दें, दिल्ली का परिदृश्य आज अरविंद केजरीवाल जी के बाद स्थिति बहुत बदल गई है। तो ऐसे दृष्टिकोण में जो बीजेपी के पास था उसमें काफ़ी कुछ ये गवा देंगे, और मेरे ख्याल से इंडिया गठबंधन अच्छी लड़ाई के साथ, अगर जो रुझान आ रहे हैं उससे लगभग नेक टू नेक स्थिति में आएंगे, और हो सकता है कि सरकार में कहीं ना कहीं फेरबदल हो सकता है। बिल्कुल, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो देखा और सुना आपने, ये थे मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक जोशी, जिन्होंने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी और कांग्रेस की कमजोरियों को भी यहाँ पर गिनाया। साथ ही साथ उनका ये कहना था कि इस मर्तबा 29 लोकसभा सीट में से कम 5 पर कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। शकील खान, MP तक देवास। और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए MP तक के साथ।